हेलो स्टूडेंट्स, हमारे ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का बिल्कुल लास्ट पार्ट रहेगा। अगर इसके बाद कुछ रहता भी है तो मैं आपके लिए अलग से एक टॉपिक बना दूंगी, अलग से एक पार्ट बना दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। देखो, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड, हम अपने क्या है जब डाइजेशन को स्टडी करते हैं तब उसमें हम कई चीज़ें पढ़ते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता था? अपटेक ऑफ द फूड, इनटेक ऑफ द फूड, ठीक है, जो हम बक्कल कैविटी के थ्रू कर रहे थे। डाइजेशन हमारा बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जाता है, सलाइवा जहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद वो स्टमक में उसका कुछ वो मिलता है हमारे HCl से जिसके ईजिली डाइजेस्टेबल बना देते हैं। फिर उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता हुआ फूड हमारे एनएस के थ्रू क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। पर जब हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ उसके बाद भी कुछ प्रोसेस होती है। अब खाना बन गया है, अब उसको हमें क्या करना है? एसिमिलेट करना है, हमारे किसमें? एब्जॉर्ब करना है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो क्या होगी? एब्जॉर्प्शन क्या होगी? व्हेन द फूड न्यूट्रिएंट्स सेंड फ्रॉम द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू ब्लड स्ट्रीम, जब हमारे फूड को क्या किया जाता है? हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा में जब भी हमारे न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं उनको अब किस में एब्जॉर्ब करना है? ब्लड स्ट्रीम में करना है। उस एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब खाना तो रखा है भाई, उसको पहुंचाना भी तो है ना टारगेट साइट पे, तो क्या होता है? उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टिश्यूज़ ले सकते हैं, सेल्स ले सकते हैं, और उसको किस चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं? एनर्जी में लेने में और रिपेयर करने में। मान लो कोई इंजरी हो जाती है किसी ऑर्गन की, किसी सेल की, किसी टिश्यू की, तो वो अपने रिपेयर प्रोसेस में क्या कर सकते हैं? उसको यूज़ कर सकता है। और उस यूटिलाइजेशन को क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन बोला जाता है, ठीक है ना। जो आपके न्यूट्रिएंट्स बने हैं उसको एब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में करना प्रक्रिया होगी आपकी एब्जॉर्प्शन, और उस जो हमने एब्जॉर्ब किया है उसको यूटिलाइज करना बोला जाता है, उसको एसिमिलेशन बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो, किसी भी प्रोडक्ट को लेने के भी बहुत, एब्जॉर्ब करने के बहुत सारे मैकेनिज्म है, ठीक है, जिनको हम बेसिकली एक डिफ्यूज़न प्रोसेस से करते हैं। डिफ्यूज़न आपने सुना होगा, द मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है ना। देखो, जैसे हमारी ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पता है बाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है ये हमारी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? ये हमारे सेल के अंदर का एरिया है, ये हमारे सेल के बाहर का एरिया है। यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? आके इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गया है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। यहाँ पे क्या है? लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे भी क्या है? डिफरेंस है। देखो, दो कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है, और इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है? मान लो हमें Na पॉजिटिव की क्या करनी है? एसिमिलेशन करना है, सॉरी एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है ना। सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन करना है थ्रू ब्लड, तो क्या करेगा? यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी Na पॉजिटिव, तो क्या करते हैं? हमारे Na पॉजिटिव अपने आप मूव करने लग जाते हैं टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है ना। अब डिफ्यूज़न भी हमारी कई तरह की होती है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न। सबसे पहले हम पैसिव डिफ्यूज़न के बारे में बात करते हैं। पैसिव डिफ्यूज़न आपकी वो डिफ्यूज़न होती है जिसमें नो ATP इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। देखो, इसमें कोई ATP की जरूरत थोड़ी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल अपने आप क्या कर रहे हैं? लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हमें ATP की जरूरत नहीं हो रही। ये किस पे वर्क करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितने ज़्यादा डिफरेंस आएगा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में, उस तरफ ही आपके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स क्या करने शुरू करेंगे? मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सेकेंड है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में बेसिकली क्या होता है? पार्टिकल्स आर ट्रांसफर्ड बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बट दे आर सिलेक्टिव। मान लो यहाँ पे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, पर हमें किन को? सिर्फ K पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर क्या करना है? एंट्री देना है। तो ये हमारी बाइलिपिड लेयर हो गई। यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर सिलेक्टिव इन नेचर। ये क्या करते हैं? यहाँ पे मान लो ये प्रोसेस हमारी, यहाँ पे हमारा पार्टिकल आके हमारे कैरियर प्रोटीन से अट्रैक्ट अडहर हो जाएगा, चिपक जाएगा, और ये जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर देगा टू द राइट साइड, इनर साइड। पहले इस तरफ था इसका फेस, ये क्या करेगा? मूव करके सेल की तरफ मूव कर लेगा, और यहाँ पे पार्टिकल्स को रिलीज़ कर देगा दोबारा। फिर अपने वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? अपनी पोजीशन में वापस चला जाएगा, और नेक्स्ट पार्टिकल को लेकर अपने सेल के अंदर फिर छोड़ देगा विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। इसी को बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये भी किस बेसिस पे काम करता है? फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, नो एनर्जी इज नीडेड इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव डिफ्यूज़न। एक्टिव डिफ्यूज़न में क्या होता है? एक्टिव जहाँ पे नाम लिखा है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि देखो,
अब हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है, अब हमारे कंफर्टेबल जोन है, हमें वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आना आसान है। आपको क्या है, किसी टेरेस से नीचे आना हो तो कितनी भाग के आप नीचे आ सकते हो, पर नीचे से ऊपर जाना हो तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपोजिट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, हमें यहाँ से कोई मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ निकालना है तो क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको बोला जाता है एक्टिव डिफ्यूज़न। तो ये अलग अलग तरह के डिफ्यूज़न है जो हमारे सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, हमारे सेल्स के अंदर मूव करवाते हैं फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है ना। तो देखो जैसे जो मोनोसेक्राइड्स हमारे, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइट्स के हो गए, जैसे Cl नेगेटिव हमारे हो गए, ये क्या करते हैं, ये किसके थ्रू हमारे एंट्री करते हैं, एब्जॉर्ब किया जाता है बाय सिंपल डिफ्यूज़न, और बाय कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा भी क्या कर लिया जाता है, डिफ्यूज़ कर लिया जाता है इनटू द सेल। और जब कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है उसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट सबको पता भाई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे क्या करता है, काम करता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट याद ना हो तो मैं बता दूं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है आपका, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट्स, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारी सेल की जो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बाइलिपिड लेयर है, वो क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट के मूवमेंट को क्या करती है, परमिट करती है, सॉल्वेंट्स को एंट्री नहीं करने देती। तो वाटर ट्रांसपोर्ट किसकी प्रोसेस से होंगे, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की हेल्प से होंगे। ग्रेडियंट याद करना, ग्रेडियंट का मीनिंग ही हमेशा डिफरेंस होता है। जब भी आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ग्रेडियंट का क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आपका वाटर उसी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। जरूरी नहीं है कि सेल के अंदर ही जाना है वाटर को, सेल से बाहर भी कई बार निकालना पड़ सकता है वाटर को, तो वो भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है ना। आगे हमारे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, Na पॉजिटिव किस बेसिस पे काम करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे काम करेंगे। यहाँ पे एनर्जी की, देखो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी ग्लूकोज, यहाँ पे भी ग्लूकोज, पर क्या है कई बार हमारी सेल की रिक्वायरमेंट भी तो अलग अलग होती है ना। तो जब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है या हमें बाहर निकालना होता है ग्लूकोज को फॉर द यूटिलाइजेशन, तो क्या होता है वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम आता है, ठीक है ना। दिस ऑल आर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। ये जितने सब्सटेंसेस थे अभी तक क्या थे, सोल्यूबल थे, बट सम आर नॉन सोल्यूबल्स। जैसे फैट, ग्लिसरॉल क्या होते हैं, नॉन सोल्यूबल होता है वाटर में, विच स्पॉट अदर मैकेनिज्म, वो जो क्या करते हैं, वो अदर मैकेनिज्म को क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं। जैसे फैट और ग्लिसरॉल क्या होते हैं, बेसिकली हमारी बाइलिपिड लेयर है, देखो दिखाई हुई है, ठीक है। यह हो गया हमारा पोलर हेड, ये नॉन पोलर टेल हो गया, ठीक है ना। तो जो हमारे मिसल्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा सॉप फॉर्मेशन में मिसल्स फॉर्मेशन होती हैं ना। मिसल्स फॉर्मेशन क्या होते हैं, ये हमारे जो फैट्स होंगे वो एक स्पेरिकल शेप ले लेंगे, हमारी टेल क्या हो जाएगी, सेंटर की तरफ, हेड हो जाएगा हमारा बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। पोलर मीन्स वाटर में सोल्यूबल। तो क्या करता है, मूव इनटू इंटेस्टाइनल मिकोसा। तो ये क्या करता है, हमारा जो स्पेरिकल मूव करने के बाद कहाँ पे चला जाता है, इंटेस्टाइनल मिकोसा की तरफ चला जाता है, जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स, CHYLOMICRONS। क्यों? जैसे ये हमारा इंटेस्टाइनल मिकोसा के अंदर एंट्री की, क्या हो जाता है, इसके ऊपर प्रोटीन कवर फैट ग्लोबुल की तरह बन जाता है। इसके ऊपर प्रोटीन्स क्या कर लेते हैं, कवरिंग कर लेते हैं, जिसको क्या बना देते हैं, एक फैट ग्लोब्यूल की तरह इसका स्ट्रक्चर दे देते हैं। तो और इसको कहाँ पे लिया जाता है, ट्रांसपोर्टेड टू लेसिटल इन वेलाई। लेक्सिटल वेलाई, अगर आपको याद हो, वेलाइज भी हमने पढ़ा था। ये जो विलाई का स्ट्रक्चर था, बीच में लेकिटल या लेसिटल हमने बोला था, ग्लैंड थी एक तरह की, जो क्या करती थी, जितने भी हमारे फैट्स ग्लोब्यूल्स आ रही थी ये सबको एब्जॉर्ब कर लेती थी, लिम्फ वेसल की तरह काम करती थी, जिसको ये हमारे दोबारा किस में छोड़ देती थी, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती थी। आ रहे हैं ना समझ में, ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती थी, और ब्लड जाके कहाँ पे, ब्लड हमारे डिफरेंट सेल्स के पास चले जाते थे, और सेल्स में थ्रो, देखो यहाँ तक तो इसने क्या किया, लेसिटल ने इसको क्या कर दिया, कंज्यूम कर लिया, बाद में ब्लड स्ट्रीम छोड़ दिया। अब ब्लड स्ट्रीम से सेल में कैसे जाना है, वो एक्टिव सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है एसिमिलेशन तक। अब लास्ट का टॉपिक रहता है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इतना खाना खा लिया भाई, पचा भी लिया, पर कुछ तो बीमारियां होंगी ना बॉडी के अंदर। तो वो कौन कौन सी बीमारी होती हैं? सबसे पहले क्या है हमारे पास? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जलन होती है एक तरह से, एसिड प्रोडक्शन भी हो सकता है, जलने लग जाता है हमारा शरीर ना अंदर से, स्टमक में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। मोस्ट कॉमन ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। क्या होता है, खाना कई बार डाइजेस्ट करते करते हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस कर देते हैं, या इन्फेक्शन हो जाता है हमारे सेल्स में, क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, हमें बीमार फील होने लग जाता है। ठीक है ना। आल्सो बाय टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म एटसेट्रा। बहुत सारे अनदर क्या होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जैसे टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म्स। ठीक है ना। कुछ जॉन्डिस, नाम से पता चला है पीलिया होता है, जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया कहते हैं। इसमें लीवर अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो अपने बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीविरिडीन, आपने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, जो क्या होते हैं बेसिकली वो अफेक्ट करते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, आइज़, स्किन क्या हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है। वॉमिटिंग होने लग जाती है। इजेक्शन ऑफ द कंटेंट थ्रू माउथ, फीलिंग कम्स फ्रॉम नोजिया। क्या होता है कि ऐसा लगता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आ रहा है ना समझ में, और वो हमारे क्या है, माउथ के थ्रू निकलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हम उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और नोजिया की फीलिंग आती है, हमेशा मन घबराया रहता है। ठीक है ना। आगे डायरिया। डायरिया क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज्ड, लिक्विडिटी इज इंक्रीज्ड। क्यों? क्या है, जो हम सॉलिड रूप में खाना खाते हैं वो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, हमारा लिक्विड में WHO के नाम से, WHO ORS। ठीक है ना। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है ना। ORS की, जो हमें पीने के लिए बोला जाता है डायरिया में। और वो क्या, क्यों? क्योंकि उसके लिक्विड की कंजप्शन जल्दी आसानी से हो जाती है। एबनॉर्मल बाउल मूवमेंट होने लग जाता है, हमारे क्या है, जो हमारा फीसिस है, हमारी टॉयलेट है, वो अच्छी तरह नहीं आती, बाहर से क्या होता है, इजेक्शन नहीं हो पाता हमारा। ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसको हम दस्त बोलते हैं। फीसिस आर रिटेन्ड इन द रेक्टम, सॉरी दस्त नहीं बोलेंगे इसको, कब्ज़ बोलेंगे। ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है आपका, क्या होता है, फीसिस आर रिटेन्ड इन द रेक्टम। रेक्टम में बहुत देर के लिए जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो, या वेस्टेज फूड है, वो स्टोर और होके रह जाता है, हम उसको फॉर द लॉन्ग टाइम निकाल नहीं पाते, एक्सपेल्ड इरेगुलरली। जैसे हमारा मैकेनिज्म होता है बॉडी का, हर 4-5 घंटे, या हमारा जैसे 12 घंटे बाद, सबका अपना एक टाइम होता है फीसिस को इजेक्ट करने का, बॉडी से एक्सक्रीट करने का, तो वो एक तरह से ख़राब हो जाता है। ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन में तो हमारी बॉडी क्या है, एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती फीसिस को, वहाँ पे कौन सी बीमारी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन में क्या होता है, नो प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, नो एडिक्वेट एंजाइम प्रेजेंट, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्या होता है यहाँ पे, ना तो आपके पास प्रॉपर एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो फूड बॉडी के अंदर ही रहेगा, और फूड बॉडी के अंदर रहेगा तो उसमें एंजाइम्स और बैक्टीरिया, और एंजाइम्स नहीं, बैक्टीरिया वायरस क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, और जिससे उसको क्या बना देंगे, फूड पॉइजनिंग कर देंगे, जो हमारी बॉडी को क्या करेगा, ख़राब करेगा। ठीक है ना। अब आप कुछ समझने में नहीं आया आप लोगों को तो मेरे पास मैसेज करो। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई विल टेक द टेस्ट सून। मैं आपको बता दूंगी हमारा टेस्ट कब होगा, तो आप लोग अभी तक जितना चैप्टर हुआ इसकी तैयारी करें, और कुछ रहता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो, अगर कुछ रहता है तो आपका। ठीक है। थैंक यू।